दोस्तों नमस्कार। मैं हेमंत कृष्ण, द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है और वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत की तरफ भागना पड़ा और इस समय शेख हसीना भारत में मौजूद है। बात कहेंगे कि शेख हसीना ने तो इस्तीफा दिया और तब वो भारत आई, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के हालात ऐसे हो गए थे कि वहां शेख हसीना से सत्ता संभाली नहीं जा रही थी। सेना ने उन्हें चेतावनी दी, आप देश छोड़ करके चली जाइए वरना यहां स्थिति बहुत भयानक होगी, आपकी हत्या भी हो सकती है। शेख हसीना को होश आया और उन्होंने सेना के दबाव में तुरंत अपना इस्तीफा लिख करके सेना को सौंप दिया और सेना के संरक्षण में वो दिल्ली के इंडियन एयरबेस पर उतरी और वहां से भारत सरकार उन्हें किसी गुप्त स्थान पे अपने संरक्षण में संरक्षित कर रही है। भारत सरकार का कहना यह है कभी शेख हसीना से इसलिए बातचीत नहीं हो रही है कि वो बहुत भयानक स्थिति में है, दिमागी रूप से सही नहीं है, उनका संतुलन नहीं सही है और जैसे ही शेख हसीना से बात होगी स्थिति स्पष्ट की जाएगी। अब दोस्तों, पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश भारत का और वहां सत्ता पलट हो गया है। सेना ने सत्ता को अपने कब्जे में ले लिया है। हिंसा वहां इस कदर है कि राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन पे विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। आगजनी भयंकर हो रही है, बहुत जान माल का नुकसान हुआ है, अरबों रुपए की संपत्ति, सरकारी संपत्ति नष्ट हो गई है, लगभग 200 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। इसका असर भारत पर सीधी तरह पड़ रहा है। आनंद फानंद में राष्ट्रपति भवन में सेना के तीनों अंगों की बैठक हुई और सीमा पर किसी तरह की हलचल न हो इस पर विचार किया गया। यह बात सही है कि बांग्लादेश की सेना और हिंदुस्तान की सेना में अच्छे संबंध है, वक्त बेवक्त वो आपस में मिलते रहते हैं, इसलिए सीमा पर स्थिति पूरी तरीके सामान्य है। दोस्तों, ये कोई छोटी घटना नहीं है, लेकिन भारत पर बांग्लादेश के तख्ता पलट का क्या असर पड़ेगा, इससे भारत सरकार पूरी तरह चौकन्नी हो गई है। इसलिए नहीं कि सीमा पार बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, इसलिए कि उसका दूरगामी परिणाम भारत पर क्या होगा, भारत पर क्या असर होगा बांग्लादेश के तख्ता पलट का। प्रधानमंत्री के कान चौकन्ने हो गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि उनकी अल्प सरकार पर कहीं कोई संकट ना आ जाए। इस पर तो बहरहाल अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको बताना चाहते हैं। बगल में पाकिस्तान है, जहां से भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं है, अच्छे ही नहीं है, 36 का आंकड़ा है। बगल में चाइना है, मजबूत कंट्री है, मजबूत देश है, वहां से भी आपके संबंध अच्छे नहीं है, विदेश नीति आपकी वहां से नहीं काम कर रही है। फिर नेपाल है,
वहां भी आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। और बांग्लादेश, जहां से आपके संबंध बहुत अच्छे थे, वहां विद्रोह हो चुका है, वहां सरकार शेख हसीना की जा चुकी है। अब भारत की भौगोलिक स्थिति में समुद्र से थोड़ी दूर पर पड़ोसी मुल्क श्रीलंका है, वहां भी तख्ता पलट हुआ था। कहने का मतलब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, नेपाल में सरकार बदल गई, चीन से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान से भी अच्छे नहीं है, वहां तख्ता पलट होता रहता है। और श्रीलंका, वहां भी तख्ता पलट हुआ है। हम आपको बता दें कि ये जो दो तख्ता पलट हुए हैं, श्रीलंका में और बांग्लादेश में, उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। हमारी भी जो राजनीतिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। अब आपको हम नेपाल के बारे में बताएं। नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने 26 दिन पहले 12 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक वह संसद में विश्वास मत हासिल करने में नाकाम थे। वे सिर्फ 1 साल 6 महीने प्रधानमंत्री रहे। फ्लोर टेस्ट में उन्हें 275 मत में से 63 मत मिले थे। नेपाल की नेशनल असेंबली में 194 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया। उन्हें सरकार बचाने के लिए 138 सांसदों की आवश्यकता थी, लेकिन वो इसमें पूरी तरीके से नाकाम रहे। दरअसल इस महीने की शुरुआत में चीन समर्थक केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल ने प्रधानमंत्री प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से गठबंधन तोड़ लिया था। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि अभी तक जो सरकार नेपाल में थी वो चाइना समर्थित ओली की पार्टी से थी। उसने अपना समर्थन वापस ले लिया, प्रचंड की सरकार वहां गिर गई। इसके पहले भी आपको बताते चले कि सत्ता के लिए नेपाल में खून खराबा हुआ है, वहां के राजघराने में हत्याएं हुई हैं और राजतंत्र का खात्मा हुआ है वहां पर, लेकिन लोकतंत्र अभी तक वहां स्थापित नहीं हुआ है। यानी पूरी तरीके लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता है नेपाल, क्योंकि वहां सत्ता को लेकर के सत्ता संघर्ष होता रहता है। हाल में अभी 2-3 दिन पहले बांग्लादेश में सत्ता चली गई। अब अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी सेना के कुछ जूनियर अधिकारियों ने शेख मुजीब के घर पर हमला किया था। इस हमले में मुजीब सहित उनका पूरा परिवार और सुरक्षा स्टाफ मारे गए थे। 1975 में जब मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई तो अगले 1.5 दशक तक बांग्लादेश ने सत्ता संभाली। 1978 और 1979 के बीच राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव पूर्व सेना प्रमुख जियाउर रहमान के नेतृत्व में हुए, लेकिन धांधली के आरोपों में से ये भी नहीं बच सके। साल 1981 में जियाउर रहमान की हत्या के बाद उनके डिप्टी अब्दुल सत्तार ने 15 नवंबर को आम चुनाव कराए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने फिर 65% वोट के साथ जीत हासिल की। सेना प्रमुख रहे हुसैन मोहम्मद इरशाद ने 1982 में तख्ता पलट कर दिया और सत्ता संभाल ली। बांग्लादेश में यह कोई नया खेल नहीं है। 1988 में हुसैन मोहम्मद इरशाद को सत्ता से हटाने की मांग को लेकर बांग्लादेश में एक बार फिर बड़े विरोध का प्रदर्शन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 1990 का लोकप्रिय विद्रोह हुआ, जिसने हुसैन इरशाद को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इस तरह बांग्लादेश में तख्ता पलट का एक लंबा इतिहास रहा, जो सेना के राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण होता रहा है। शेख हसीना वहां 15 सालों से राज कर रही थी
उसके बावजूद भी वहां पर सेना ने तख्ता पलट कराया। क्यों हुआ? शेख हसीना अपने विद्रोहियों को एक एक करके जेल में ठूंस रही थी। स्थिति भयंकर होती जा रही थी। विपक्षियों को कुछ बोलने नहीं दे रही थी। लोकतांत्रिक सरकार लगी नहीं रही थी। यही कारण है कि वहां स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुआ और ये जो सरकार गिरी है इसमें 3 छात्र नेताओं का हाथ प्रमुख रूप से बताया जा रहा है। यही नहीं, वहां छात्रों ने प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया। वहां चिकन खाने लगे, वहां आराम फरमा रहे थे, स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। कहने का मतलब शेख हसीना को स्थिति संभाली नहीं गई तो उन्होंने अपना देश छोड़ दिया और भारत में शरण ले लिया है। वो भारत में नहीं रुकना चाहती थी, वो भारत से सीधे लंदन जाना चाहती थी, लेकिन लंदन के कानूनों के मुताबिक शेख हसीना को वहां जगह नहीं मिली, इसलिए वो भारत में रुकी हुई है। जब तक शेख हसीना की भारत सरकार की सीधी बातचीत नहीं हो जाती तब तक, जब तक कि शेख हसीना के आगे की रणनीति क्या है, इस कारण भारत सरकार कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हम अगर बात श्रीलंका की करें तो 8 जुलाई 2020 को श्रीलंका सरकार ने ऐलान किया था कि देश दिवालिया हो गया है, तो हजारों की संख्या में श्रीलंकाई सड़क पर उतर आए। कोलंबो में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भवन को घेर लिया। गो गामा यानी गोटाबाया वाया अपने गांव वापस जाओ के नारे गूंजे। गोटाबाया को भागना पड़ा। गुस्साए लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया। वे कमरों में आराम करने लगे, स्विमिंग पूल में नहाने लगे। हालात श्रीलंका के बहुत बिगड़ गए। पेट्रोल डीजल 500 रुपए लीटर बिकने लगा। गेहूं चावल की कमी हो गई, खाद्यान्न नहीं मिल रहा था, देश दिवालिया हो गया था। दोस्तों, भारत भी कुछ इससे इतर नहीं है। भारत में भी कुछ हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारे यहां का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि जब विदेशी बात आती है, विदेशी आक्रमण की बात आवे, विदेशी मसले की बात आवे, तो यहां का विपक्ष हमेशा सत्ता के साथ खड़ा हो जाता है। और इस बार भी जब बांग्लादेश में जो घटना घटी, जो सत्ता का हस्तांतरण सेना के हाथ में हुआ, उसके बाद जो हालात भारत में पैदा हुए, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कंधे से कंधा सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ मिलाया और कहा कि हम आपके साथ में हैं। इसलिए भारत में स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन हम आपको याद दिलाते चले कि भारत में जो केंद्रीय सरकार है, मोदी की सरकार है, किस तरह हमारे राज्यों की सरकार गिराती चली जा रही है। जीती हुई सरकार को गिरा देती है। हम आपको याद दिलावें, राजस्थान में भाजपा ने कांग्रेस की सरकार गिराई। भाजपा ने महाराष्ट्र में सरकार गिराई और इसी देश के दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री आज जेल में रहकर सरकार चला रहा है। केंद्रीय सरकार दिल्ली राज्य सरकार को गिराना चाहती है, उसको सरकार नहीं गिराने दे रही है। यह आरोप मेरा नहीं है, यह आरोप आप पार्टी का है। जो वहां की सरकार है आप पार्टी की, वो कहती है कि केंद्र हमारी सरकार को नहीं चलाने देना चाहती है। ईडी एक ऐसा अस्त्र प्रधानमंत्री के पास है जिससे वो विरोधी नेताओं को जेल भेजती रहती है। इसके पहले की सरकार में यानी 2019 और 2024 के बीच जो सरकार थी केंद्र में भाजपा की,
उसने राहुल गांधी को भी जेल भेजने का पूरा काम किया था। वो तो अदालत थी, उच्चतम न्यायालय था जो राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई और उन्हें जेल से बाहर किया गया। उन्हें सत्ता से हटा दिया था, सत्ता से नहीं, संसद से हटा दिया था। लेकिन न्यायालय के आदेश पर फिर वो सांसद बने। इस बार जब 2024 में सत्ता में भाजपा आई है, राहुल गांधी ने सरकार को लोकसभा में घेरा तो ईडी एक बार फिर सक्रिय हो गई। और ईडी मेरा कहना नहीं है, राहुल गांधी का कहना है। ईडी उन्हें किसी वक्त परेशान कर सकती है, किसी वक्त गिरफ्तार कर सकती है, अब जाने दीजिए। झारखंड में सोरेन की सरकार गिराने की कोशिश हुई, उनको राज्यपाल आवास से गिरफ्तार किया गया, जेल गए, लेकिन फिर वो जमानत पे छूटे और फिर सत्ता में है। तो केंद्र सरकार जो राज्यों के साथ कर रही है, विपक्षी नेताओं के साथ कर रही है, तो क्या यहां की भी स्थिति श्रीलंका की और बांग्लादेश की हो सकती है, पाकिस्तान की हो सकती है? यह सरकार को सोचना होगा। क्यों सोचना होगा? कि जब देश में संकट के बादल छाए हैं और प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, तो विपक्ष पूरी तरह सत्ता के साथ खड़ा है। मोदी सरकार को भी चाहिए कि चुनी हुई सरकारों को, राज्य की सरकारों को 5 साल आराम से चलने दें। सत्ता बदलना है, 5 साल पूरा होने दीजिए, आप चुनाव लड़िए, विपक्ष को परास्त करिए और वहां अपनी सरकार बनाइए। लेकिन नहीं, जहां पहले सीबीआई बदनाम थी कांग्रेस के जमाने में, आज ईडी बदनाम हो रही है। कहा जाता है ईडी को विपक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। इसीलिए ये जो हो रहा है, ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। विरोधियों को प्राप्त करने के लिए उन्हें ईडी के सहारे जेल भेजा जाता है। दोस्तों, ये बात पूरी तरह की गलत है। प्रधानमंत्री को, भाजपा सरकार को, केंद्रीय नेतृत्व को यह सोचना पड़ेगा कि अगर इस तरह के हालात पैदा करेंगे देश में, तो वो दिन दूर नहीं जब यहां भी विद्रोह हो सकता है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में है, शुगर के मरीज हैं और उनका वजन दिनों दिन गिरता जा रहा है, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता वजन घटने के कारण, स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण अगर कहीं उनकी मौत जेल में हो जाती है, क्या केंद्रीय सरकार स्थिति से निपटने के लिए तैयार है? क्या बगावत नहीं होगी? क्या दिल्ली में बगावत के बिगुल नहीं बजेंगे? देश में बगावत के बिगुल नहीं बजेंगे? और अगर ऐसे ही बगावत हुई तो क्या भाजपा सरकार केंद्र में स्थिर रह पाएगी? इसलिए मेरी नेक सलाह है
केंद्र को कि राज्यों में चुनी हुई सरकारों को मत छेड़िए, उन्हें 5 साल पूरी तरह सरकार चलाने दीजिए। दिल्ली की सरकार को उपराज्यपाल के सहारे कमजोर मत कीजिए। दिल्ली में ठीक ठाक सरकार चल रही है, झारखंड में ठीक ठाक सरकार चल रही है, राहुल गांधी ठीक ठाक राजनीति कर रहे हैं। अब ईडी के सहारे आप विपक्ष को अगर जेल में ठूंसना शुरू करेंगे, इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तेल के भाव आसमान चढ़ रहे हैं, गेहूं चावल सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसी स्थिति न पैदा हो कि भारत में भी बगावत हो, और अगर बगावत से निपटना है तो रोजगार के अवसर खोलने पड़ेंगे, राजनीतिक दलों को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, ईडी को राजनीति से दूर करना पड़ेगा। अगर मेरी बात में बगावत की बू नजर आ रही तो इसे बगावत ही समझा जाए। दोस्तों नमस्कार।